Hello everyone, how you all are doing? I hope you all are doing very well. Welcome you all in this particular. This is first. So here we'll discuss about the course and what kind of have to follow to culture. So let's start our discussion. So here we'll continue with. Let me tell you before proceeding forward, I'll explain you everything slides also. But before going with the slides, I just want to tell that agriculture and rural development portion, right? अगर हम बात कर रहे हैं agriculture and rural development, it's a very important subject, phase one and phase two. So aspirants who are targeting the NABARD grade A exam 2025 session, they should give importance or they should start taking classes for AR first day. They will not miss 40 marks in their phase one and 50 marks is 2, right? तो ARD पोर्शन की अगर हम बात करें तो 40 मार्क्स फेज वन और रफली 50 मार्क्स फेज टू में ये कवर करता है. स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, सिलेबस का डिस्कशन हम करेंगे हाउ विल वी अप्रोच इट और कैसे हम अपना सिलेबस कवर करते हैं. विल डिस्कस अबाउट दैट स्ट्रैटेजीज आल्सो. तो स्टैटिक पोर्शन का ज़्यादा वेटेज रहता है अगर हम करंट अफेयर के पोर्शन की बात करें. और करंट अफेयर्स में आई टेक वीकली सेशंस फॉर द करंट अफेयर का पोर्शन रेगुलर बेसिस पे अवेयर रहते रहे और अपना बेटर तरीके के साथ मिलकर करते रहे. ठीक है. तो रिसेंट ईयर्स में वन वन स्पेसिफिक पैटर्न इज ऑब्जर्व कि इनिशियली क्या होता था कि एआरडी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हम बोल देते थे एंड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक चैप्टर्स एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके 40 क्वेश्चंस आ जाते थे एंड दैट वाज क्वाइट इजी रहता था स्टूडेंट्स के लिए भी. बट अभी रिसेंट में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है कि क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सिलेबस से है. तो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सिलेबस से एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें कंप्लीट सिलेबस का अच्छे तरीके से आइडिया रहना चाहिए हाउ टू कवर दैट, राइट. और ज़्यादातर जो स्टैटिक एआरडी क्वेश्चंस हैं फेज वन में, इफ़ वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चन, तो वो आपका इजी टू मॉडरेट रहता है. फेज टू के लिए बात करें तो हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से फेज टू में पूछे, राइट. और एआरडी पोर्शन अगर मैं फेज टू बोल दूं डायरेक्टली, फेज टू में अप्रोक्सीमेटली 50% वेटेज एआरडी पोर्शन की है. एंड इफ यू वांट टू क्वालिफाई द फेज टू और फेज टू में अच्छा स्कोर आपको करना है, फॉर दैट यू नीड कंसेप्चुअल नॉलेज और कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम करना. Right, you have to work on answer writing skills also so that you can have. और जो आपके descriptive questions आते हैं in the phase two, you will have two questions of 15 marks each and 2 questions of 10 marks. So overall कितना हो गया 50 marks. And for this 50 marks to cover, you will be provided with 1.5 hour, and it's your choice which particular language you are in comfortable. Like आपको form filling के time पर you have to mention like in which particular language you want to attempt your for the descriptive answer writing part. Okay. Now how will this course will help you कि मेरी जो classes हैं उससे किस तरह से आपकी preparation better हो सकती है and what kind of strategy or approach we are going to follow in these classes so that you can prepare in a very better manner for the ARD portion, right? I'll cover your ARD portion. अब ARD portion को cover करने के लिए ये course आपको कैसे help कर सकता है? First thing, जो भी हमारे यहाँ classes I'll take, I'll make sure कि whatever the concepts we are going to talk about. See, जो aspirants agriculture background से होते हैं, for them it's quite easy to understand all the terms which are associated with agriculture. But जो aspirants agriculture background से नहीं है, non agriculture background से हैं, for them also they have to prepare the ARD section. उनके लिए I'll make sure कि मैं पूरा portion will be in a very easy to अंडरस्टैंड लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हम हर एक चैप्टर को परस्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू कवर ऑल दिस थिंग्स इन अ बेटर मैनर. एंड विद द एंड ऑफ ईच चैप्टर, जैसे आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, आई प्रोवाइड द पीडीएफ्स और द रिवीजन नोट्स, राइट, सो दैट वो रिवीजन नोट्स की हेल्प से आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजिकली प्लान कर लें. लास्ट मिनट से रिवीजन करना चाहिए आपको अच्छा स्कोर करने के लिए. ठीक है.
Previous year questions are included within the chapter to understand the relevance of the chapter. So initially, I'll note you will see that कि initially previous year questions का इतना segment आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि topics आपके काफी broad हैं और उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपके कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चंस को आई टेल कि इससे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इससे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. विद द लेटर सेशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आई विल इंक्लूड इन द सेशन. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, विद दैट with the passing time, with the being in a normal framework, you will observe that YouTube पर भी मैं आपके लिए ARD के लिए कुछ क्वेश्चंस का सेट लेकर आते रहूँ, so that you will have better understanding of all the portion. ठीक है. हम साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहेंगे एंड यू आल्सो हैव टू गो थ्रू द प्रैक्टिस सेट्स जो आप लोग के लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल है विद ईच चैप्टर. आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सोर्स अवेलेबल है फ्रॉम वे यू कैन हैव द क्वेश्चंस, यू हैव टू गो थ्रू विद ऑल दीज थिंग्स ऑन अ रेगुलर टाइम इंटरवल बेसिस. इससे व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू विल गेट कि आपको आपका व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू विल गेट कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको कैसे अप्रोच करना है और उनसे कैसे रिलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी. ठीक है, मतलब कोई भी चीज आपको डाउटफुल नहीं रहेगा. ओके. नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चन विच आर एडेड थ्रू आउट द चैप्टर्स टू हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड एंड रिकॉल कंसेप्ट. अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आप उस कंसेप्ट को टाइमली रिकॉल कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट है, yeah, your complete syllabus. I'll explain you each and every part of the syllabus in this session because today's session is about overview and approach of ARD. क्या approach हमें follow करना है and what are the important topics that are included in the syllabus of ARD for the NABARD grade exam. Completely आपका syllabus cover कराया जाएगा and wherever needed माइंड मैप्स भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, इन्फोग्राफिक्स भी इंक्लूड किए जाएंगे एंड टेबुलेटेड फॉर्म में wherever needed all the things are provided in such a manner. इससे क्या होगा, whatever I'll be providing you आप उसको लंबे समय तक रिटेन कर सकेंगे and you can do your revisions with all these things better. Okay, now see whatever we have to study, हमको कुछ भी पढ़ना होता है, ठीक है, अब बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट रहेगा for the aspirants for who are preparing for the very first time, like freshers जो हैं कि एक बार जो अपेयर हो चुके हैं उनको आइडिया है कि ARD के पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं. इवन दो दैट टाइम दे वर वेरी न्यू, उनको नहीं पता लगा कि हाउ टू अटेम्प्ट इट, बट नाउ दे जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट विद द थिंग्स, वो थिंग्स के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, बट वो जो एस्पिरेंट्स हैं जो फ्रेशर हैं, ठीक है, प्लीज इट इज नॉट लाइक ये फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, यू कैन डू, बट आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, यू हैव टू प्लान ऑल द थिंग्स एंड व्हाट दैट प्लान इंक्लूड 3R इन इट. बट दिस 3R आर रीड, रिवाइज एंड राइट. आपको सभी पोर्शन को थॉरोली रीड करना है, टाइमली बेसिस पर रिवाइज करना है और इसी प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे रिपीट करना है जब तक आपका एग्जाम ना, until और unless you फेज 1 एंड द फेज 2 आपको ये सारी प्रैक्टिसेस तब तक रिपीट करते रहें. ठीक है. And with that, understanding agriculture through active learning, if you feel like अगर हम कोई agriculture segment का portion करें, if we are talking about the farming practices or the different branches of agriculture, you have initial step पे क्या होता है कि हमें खुद initiative लेना पड़ता है, यानी कि हमें खुद अपना interest किसी चीज को लेके develop करना पड़ता है, तभी जाके वो जो चीज है हमें long run पे समझ में आती है. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर थ्रू एक्टिव लर्निंग, लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेट करके समझने की कोशिश करनी है. मल्टी डिसिप्लिन डायमेंशनल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि हर एक पोर्शन को कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करनी है. हैव टू फोकस ऑन दैट मैनर. ये ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन हम पूरा पढ़ चुके हैं एंड दूसरे पोर्शन के लिए कैसे कनेक्टेड है, हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, विल फोकस ऑन दिस पोर्शन. एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे एंड whatever the things will be needed, I'll provide the concepts beyond exam understand. ठीक है, हमारा हर जगह जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है अलग कॉन्सेप्ट्स के क्लैरिटी, I'll make sure आपको वो सब चीजें मैं प्रॉपरली प्रोवाइड कर दूँ. So these kind of strategies and approaches we are
Yeah. So, is everything fine now? So these kind of strategies and approaches we have to follow here. Now, next is if we talk about the other things. तो यहाँ पर how should you move forward to make the most out of this course? तो ये कोर्स से आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं और ये कोर्स आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजिकली करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? यही क्वेश्चन होता है ना जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बाय करते हैं परचेज करते हैं हमारा फर्स्ट रहता है उसके सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो भी उसके अंदर न्यू एडवांस फीचर्स हैं अपडेटेड फीचर्स हैं उनको क्रॉस चेक कर लो और जो भी हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस हैं जब न्यू गैजेट हम लेकर आते हैं कि क्या वो सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है तो व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम मनी ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो तब हम इतना ज्यादा पूरा रिव्यूज एनालिसिस करके तब उस पे हम वर्क करते हैं तो क्या हम सेम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी सेम काइंड ऑफ अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते व्हेन वी आर परसुइंग और व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम राइट हमें वही माइंडसेट रखना पड़ेगा ना अगर आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये सभी चीजें नीडेड जो टाइम के बेसिस पे कवर so that मेरा प्रिपरेशन बेटर तरीके से हो सके एंड आई विल बी एबल टू स्कोर गुड इन द एग्जाम राइट दैट थिंग्स ओनली वर्क तो यही चीज आई एम टेलिंग यू हियर हाउ शुड यू मूव फॉरवर्ड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स क्या आपके माइंड में एक प्लान होना चाहिए सो दैट इस कोर्स से आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके तो पहला यही है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द सिलेबस ठीक है जो आपको आई ऑल्सो प्रोवाइड आई ऑल्सो डिस्कस ऑन द सिलेबस पार्ट ऑल्सो अभी सिलेबस पार्ट को भी हम पूरा डिस्कस करने कि वट एवर द सिलेबस दैट इज प्रोवाइडेड टू यू उसको बाय हार्ट सिंप्लीफाइड तरीके से एक बार गो थ्रू हो जाओ देख लो क्या है क्या चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस इफ दे आर अवेलेबल टू यू वो अपने साथ अवेलेबल अपने साथ उनको भी रखो सो दैट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ हर एक चैप्टर को जब हम शुरू करें तो आइडिया रहे कि इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो हमें इस अप्रोच को फॉलो करते हुए अपने आगे कंटिन्यू while reading attempt the practice questions provided at constant intervals to test yourself I'll also provide this question paper इसी के साथ साथ हर एक चैप्टर के साथ हर कुछ कुछ टाइम पीरियड पर जो प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल होते हैं ऑन द वीकली बेसिस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उनको आप अटेम्प्ट करो ठीक है बिफोर मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर द नेक्स्ट सेक्शन और विद इन द चैप्टर इससे क्या रहेगा वो स्पेसिफिक जो सेक्शन है आपको फॉलो हो जाएगा बाय हार्ट हो जाएगा यू विल नॉट फॉरगेट इट वो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे ठीक है स्टैटिक पार्ट जो भी हम पढ़ेंगे कोर्स में उसको करंट अफेयर अगर कुछ करंट डेवलपमेंट उस पार्ट रिलेटेड हुई है उसके साथ अलाइन करके पढ़ना है इससे क्या होगा हमारे को वो टॉपिक तो समझ में आएगा साथ साथ में करंट अफेयर का भी गेन हो जाएगा साथ साथ में विथ एवरी चैप्टर यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रेटजी लाइक कि हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है ऑन अ टाइम बेसिस टाइम प्रोवाइड करना है हर एक चैप्टर को कि आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज कर लें ताकि कोई भी जो पोर्शन है अगर वो अनटच रह गया था इन वन गो वो हमारा सेकेंड गो में सेकेंड अटेम्प्ट में कंप्लीट हो जाए ओके Now let's move towards the topics. Okay, let's discuss about the topics. क्या क्या topics हैं और हर एक topic में हमको किस तरह से approach करना है and what are the different things that we are going to cover here. ठीक है तो ARD का complete study plan you can see ठीक है बैच के साथ आप लोग के लिए study plan वहाँ पे provide किया गया है. So first जो class है that is today we are having इसमें हमारा जो स्ट्रैटेजी है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अप्रोच एंड द ओवरव्यू ठीक है कि एआरडी के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इस कोर्स से मैक्सिमम आपको अगर ऑब्टेन करना है तो किस तरह से प्रिपरेशन है तो वन थिंग इज दैट सेकेंड थिंग क्या है कि हमें हमारे सिलेबस का ओवरव्यू कि दिस इज द थिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू ये भी आज के सेगमेंट का हिस्सा है कि इस सिलेबस के अंदर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी आर टू कवर ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट
एग्रीकल्चर का बेसिक हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है, ऑन द 7th of Jan, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा. इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, राइट. व्हाट इज एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर के का मीनिंग क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर. तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर में विल टॉक अबाउट द हॉर्टिकल्चर, विल टॉक अबाउट द farming, subsistence farming, intensive farming, and all. We will talk about the forestry. So these are the different branches of forestry, agriculture, engineering, है ना. तो जितने भी हमारे important branches हैं agriculture की, we are going to cover all these in the branches of agriculture portion. इसके अलावा there is a very important portion that is very important for exam even, that is important revolution, agri revolution recent time में. तो रिसेंट टाइम में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस और आपके जो लास्ट इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशंस है दैट विल बी कवर्ड हियर, जिसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, और वो कौन से स्पेसिफिक कॉमोडिटी के साथ एसोसिएटेड है, उसका पर्पस क्या था, क्यों उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था. वी टॉक अबाउट ऑल थिंग्स इन आवर लेक्चर 1, राइट. लेक्चर नंबर 2 में हमारा डिस्कशन रहेगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है उसके इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर्स क्या हैं. ठीक है, हम जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेस, देखो इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ कि इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं दे आर हैविंग स्मॉल लैंड होल्ड, और जो इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखें तो बड़ा ट्रिमेंडस रेट पर बढ़ रही है. अब इतनी जो ह्यूज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे पास जो कल्टीवेबल लैंड एरिया है वो बड़ा ही लिमिट. तो ऐसे में लार्ज स्केल पर जो इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इज इट पॉसिबल कि हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से, हम हमारे पास जो सीड्स अवेलेबल है प्रीवियस लोड से, जो हमने कुछ सीड्स को स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा था, इज इट पॉसिबल कि हम उस सीड से जो क्रॉप अभी ऑब्टेन करेंगे दैट विल बी इनफ कि वो हमारी पॉपुलेशन को. we need to follow, we need to focus on some advanced technologies. ठीक है, तो हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है वो किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है. एंड वन एंड द मोस्ट थिंग, ज्यादातर जो फार्मर्स हैं दे आर हैविंग वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. तो बिकॉज ऑफ दैट उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रह रहा होता है कि वट एवर द प्रोडक्ट्स वी विल ऑब्टेन फ्रॉम आवर एग्रीकल्चर लैंड एरिया, उससे हम खुद की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, और उसी के साथ साथ हम क्या कर सकें, खुद की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके वन थिंग, और उसी के साथ हम जो रिमेनिंग हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा उसको हम मार्केट में सेल करके, उससे हम अपना फाइनल उसको मार्केट में सेल करके उससे हम जो भी प्रोडक्ट मिलेगा या फिर बार्टर सिस्टम में उसको हम यूज. तो यही जनरली आपका हमारे कंट्री में स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स वाले फार्मर्स ये प्रैक्टिस एंड दैट कम्स अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग. मेजर चैलेंजेस ये मैंने बताया, एक तो मैकेनाइजेशन की फैसिलिटी सबके पास अवेलेबल नहीं. सभी हाई यील्डिंग जो वेराइटीज ऑफ सीड्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, आपके टूल्स हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस विच आर occurring in the agriculture practices going on in our country. तो ये है कुछ challenges और problem. okay? Next हम बात करते हैं important institutions, important research institutions you can see. So जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, ठीक है, सभी को हम कवर करने वाले हैं इस सेगमेंट, राइट. whether they are related with the agriculture, crop, aquaculture, fishery, forestry, agriculture engineering, forest management, whatever the institutions are, all these will be covered in lecture number 3. Important days related with agriculture, तो वो हमारा यहाँ पे कवर. okay? नेक्स्ट है हमारा, या नेक्स्ट पार्ट इज एग्रोनॉमी. एग्रोनॉमी में विल कवर द डेफिनेशन एंड, so why agronomy we need to study, what is the scope of agronomy, so that will be covered in this part. इसके अलावा we'll talk about the important crops, जो हमारे important agricultural crops हैं, जो हमारे फील्ड क्रॉप्स हैं, फील्ड क्रॉप्स के प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है, क्या हमें सुटेबल
क्लाइमेटिक कंडीशंस, एडाफिक फैक्टर्स को है, सो दैट हमारे जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन बेटर हो सके। उनको कैसे हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, लाइक टॉक अबाउट द रबी एंड द क्रॉप्स, तो ये क्लास जो ये प्रोसीजर्स है दैट विल बी कवर्ड हेयर। ठीक है, सो फॉर दिस पोर्शन विल टेक 2 क्लास, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका ज्यादा पोर्शन है। रबी क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स को कवर करना, इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स को कवर करना, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि हम उसको वन गो में कर लें, इसलिए इस पोर्शन को हम कवर करेंगे 2 क्लासेस में, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, राइट। इंडिया को एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट लोकेलिटीज, डिफरेंट प्लेसेस, इंडिया को 15 आई थिंक डिफरेंट जियोग्राफिकल और एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। और हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, और हार्वेस्टिंग भी डिपेंडिंग अपॉन आपका प्लेन एरियाज है, हिली टेरेन्स, अलग अलग तरह हार्वेस्टिंग अप्रोचेस और हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। दैट विल बी कवर्ड हेयर अंडर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रोनॉमी के एग्रो क्लाइमेटिक। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वन, एग्रो क्लाइमेटिक को हम 2 पार्ट्स में कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रोनॉमी में ही आता है कंसेप्ट ऑफ टिलेज एंड इट्स। टिलेज, व्हाट इज टिलेज? सबसे पहले तो टिलेज का कंसेप्ट, टिलेज क्यों, तो द सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल डेफिनेशन फॉर टिलेज इज कि हमने फिजिकली मैनिपुलेट करना है सॉइल को। जब आप एक क्रॉप को हार्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद, ठीक है, जो सॉइल का स्ट्रक्चर था, ठीक है, आप उसको फिजिकली मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि उसमें प्रॉपर एरेशन हो सके, और आप अपने सॉइल को जो भी उसमें ह्यूज क्लोड्स फॉर्म हो गए आप उनको ब्रेक कर रहे हो और सॉइल को सुटेबल बना रहे हो नेक्स्ट लैंड, नेक्स्ट क्रॉप के सो करने के लिए आप लैंड को प्रिपेयर कर रहे हो। तो दैट विल बी कवर्ड हेयर। और टिलेज ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट तरह के इम्प्लीमेंट्स और टूल्स का यूज करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं और उस स्पेसिफिक लैंड एरिया में किस तरह का टिलेज ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, हैवी टिलेज ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, तो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करेंगे विद हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड। तो फिर हम सेकेंडरी टिलेज, लाइक हम अभी हम बड़ा रिफाइंड तरीके से सॉइल को मूव करते हैं, दैट कॉल कम्स अंडर द सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन। तो ये हम यहाँ पे कवर करते हैं टिलेज एंड द टाइप्स ऑफ टिलेज में, ठीक है। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, कितने तरह के फार्मिंग सिस्टम्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसी का ही ओवरव्यू, उसी का ही ब्रीफ डिस्कशन होगा, और आप मेजरली जितने भी फार्मिंग सिस्टम दैट विल बी कवर्ड अंडर दिस हेडिंग। आफ्टर दैट ये आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं इन सर्टेन एरियाज, प्रिसिजन फार्मिंग फॉलो करते हैं इन सम एरियाज, वी गो फॉर द ऑर्गेनिक। सो व्हाई वी आर फॉलोइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मिंग, सी बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे का, देखो, इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी देखो हर एक स्टूडेंट को हम हर एक स्टूडेंट का आईक्यू हम इनिशियली मान के चले दैट एवरी स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरी लैंग्वेज जो भी लोग उनके आसपास बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल? ठीक है, सिमिलरली जो भी फार्मिंग ऑपरेशंस, फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हर तरह के लैंड एरिया पर सुटेबली हम फॉलो कर सकते हैं, यानी कि विदाउट एनी चेंजेस? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से हमारा जो लैंड है उसका नेचर चेंज हो रहा है, हमारा जो सॉइल है उसका टाइप चेंज हो रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो a specific time of a specific type of farming practices on the all pieces of land, ठीक है। तो depending upon that, और उसके अलावा in the recent time what we had observed कि एग्रीकल्चरल जो ऑपरेशंस हमने कुछ समय से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को अपने फील्ड पे यूज किया था और एक्सप्लॉइटेड करने के माइंडसेट के साथ हमने रिपीटेडली क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया, क्रॉप रोटेशन फॉलो नहीं किया, उस समय के लिए हमने अपने लैंड एरियाज को अनटच नहीं छोड़ा, तो व्हाट वी हैड ऑब्जर्व कि सॉइल की जो आपकी soil is in now stressed condition, soil जो है वो exhaust हो गई है, soil is not having sufficient nutrients
जिससे वो नेक्स्ट जो क्रॉप आप वहां सो करने वाले हो उसको अच्छे से ग्रो कर सके। अब इस सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं सॉइल को शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स लेने के लिए, लॉन्ग टर्म हम और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इज इट अ गुड थिंग? तो अब वो प्रॉब्लम जो रियलाइज हम करने लगे हैं कि सॉइल को बेटर हमें अगर बनाना है तो हैव टू मूव टू सम अदर टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस, और उनमें से एक है प्रिसिशन फार्मिंग और एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी हम नेचुरल फार्मिंग के बारे में भी बात करते हैं अंडर दिस। नेक्स्ट है हमारा सीड साइंस। सो सीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से हम जिनको ग्रो करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, उनमें सीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अभी जो हमने एक क्रॉप से सीड्स को ऑब्टेन किया है, तो क्या हम उसको अभी फील्ड क्रॉप में जाके सो करके उससे न्यू क्रॉप को ऑब्टेन करने वाले हैं? नो, वी हैव टू स्टोर देम, वी हैव टू प्रिजर्व देम। तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रिजर्वेटिव चाहिए, और जब हम उनको कुछ केमिकल्स का के साथ डायरेक्ट एक्सपोज करके उनको डोरमेंट स्टेज में लेकर आ रहे हैं ताकि आप उसको प्रिजर्व करके रख सके, उसके वायबिलिटी, उसके अंदर की जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, आपने उनका रेट स्लो करा दिया है, सो दैट जो सीड्स हैं वो थोड़े लंबे समय तक वायबल रह सके। ठीक है, अब वो सीड को आपको दोबारा अगर आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल अपने फील्ड में इंट्रोड्यूस, सो यू हैव टू यूज सर्टेन केमिकल्स ताकि आप उसके डोरमेंसी को ब्रेक कर। So that will be covered here. Different type के आपके seed treatments है, seed processings है, that will be covered. ठीक है, seed technology हम यहाँ पढ़ेंगे. So it's a very important topic. You might have the questions from this portion in exam. तो बड़ा depth में हम ये portion cover करेंगे under the, and as this portion is a very important portion, so I'll take 3 lectures to cover that thing, right? क्रॉपिंग सिस्टम्स की बात करें, सो हेयर विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स, उनका डेफिनेशंस, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वी कैन फॉलो फॉर द क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। सो हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन भी कवर करें, एंड आफ्टर दैट हमारा जो फोकस रहेगा इट विल बी ऑन मेट्रोलॉजी एंड इग्रोमेट्रोलॉजी। नाउ व्हाट इज मेट्रोलॉजी एंड व्हाट इज इग्रोमेट्रोलॉजी? देखो, मेट्रोलॉजी बेसिकली इट्स अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी ऊपर वाला जितना पोर्शन हमने पढ़ा, जब हमने फील्ड क्रॉप के प्रोडक्शन की बात करी, तो मैंने एक चीज बोला कि हर एक फील्ड क्रॉप के अपने स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट हो। ये कितना कितना नंबर ऑफ आवर्स सनलाइट एक्सपोजर उसको चाहिए, फोटो पीरियड कितना चाहिए, उस ऑन दैट बेसिस शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, टेम्परेचर वो कितना बियर कर सकता है, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर बियर कर सकता है या फिर लो रेंज ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस है, सलीन कंडीशंस में ग्रो कर रहा है, अल्कलाइन कंडीशंस में ग्रो कर रहा है। सो ऑल दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दैट, और उसके बेसिस पे आप कैसे डिफरेंट क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हो। तो ये हमारा डिस्कशन होगा मेट्रोलॉजी के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज, या बिफोर ऑल्सो वी हैड डिस्कस दैट कि हर एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए वी नीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, अलग अलग तरह के सॉइल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, और सॉइल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल का स्ट्रक्चर है, सॉइल की पोरोसिटी हो गया, पार्टिकल डेंसिटी हो गया, बल्क डेंसिटी हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को सॉइल की हम यहाँ सॉइल मैप ऑफ इंडिया के जो सॉइल मैप है दैट विल बी कवर्ड हियर, यानी कि डिफरेंट एरियाज जो हैं इंडिया में, डिफरेंट एरियाज में किस किस तरह की सॉइल होती है। और इस एरिया में अगर मैं बोल रही हूँ कि एलुवियल सॉइल या रिवराइन सॉइल है, तो व्हाट इज द रीजन? हम बोल रहे हैं कि एसिडिक सॉइल है, पोर्टजोल प्रेजेंट है, सो दैट विल बी कवर्ड इन दिस सॉइल वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन, थोड़ा सा ये भी हम कवर करें दिस पार्ट, राइट? सॉइल फर्टिलिटी, रोल ऑफ फर्टिलाइजर एंड सॉइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल फर्टिलिटी? थोड़ा बेसिक ब्रीफिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मेन हेडिंग्स और मेन टॉपिक्स हम कवर करें तो विल बी अवेयर अबाउट द बेसिक थिंग, ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल फर्टिलिटी? देखो, सॉइल के अंदर नेचुरली हील करने की कैपेसिटी होती है, नेचुरली रिगेन करने की न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है? तो दैट इज द सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल कितनी फर्टाइल है, उपजाऊ है कि नहीं। और जब आप उस फर्टाइल सॉइल पर
या फिर जो भी XYZ आपके पास सॉइल है, जब आप कोई क्रॉप को ग्रो करते हो तो उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी आपको ये बता देती है कि सॉइल फर्टाइल थी या फिर नहीं है, कि आपने जो प्रोडक्टिविटी वो लास्ट ईयर से ज्यादा है, कम है, और गुड प्रोडक्ट ऑब्टेन है, वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की, इट विल डिपेंड्स अपॉन कि आपने किस प्रकार का सीड वहां पे यूज करा था, उस पर भी डिपेंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम अब आर्टिफिशियली सॉइल को सप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं दे हेल्प इन रिगेनिंग, रिजुनवेट करने में हेल्प करते हैं आर्टिफिशियली सॉइल को, ताकि वो जो केमिकल उस क्रॉप के लिए नीडेड है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स टू द फील्ड, राइट। नेक्स्ट हमारा एक कंसेप्ट है अबाउट द सॉइल इरोजन। सो व्हाट इज दैट सॉइल इरोजन इज, सॉइल इरोजन का मतलब रहता है, तो सॉइल इरोजन का मतलब रहता है कि जब वाटर, ठीक है, विंड या फिर ऐसे ही किसी एजेंट के एक्सपोजर में आपने क्या किया है, अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया है, और क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद अब आपके जो लैंड एरिया, दैट पर्टिकुलर लैंड एरिया इज एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड है टू ऑल द फिजिकल फैक्टर, सभी फिजिकल फैक्टर्स के अब वो एक्सपोज्ड हो गए, दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, लैंड एरिया एक्सपोज। तो वाटर है, विंड है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो अपने साथ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर जो है सोइल की, वो लेके चले जाते हैं ना, वो अपने साथ लेकर जा सकते। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, है, हम अगर उस सॉइल को पे कोई हमेशा क्रॉप रखेंगे तो ये फर्टिलाइजर उसको, आई मीन ये जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट विल बी बाइंडेड, तो सॉइल के साथ बाइंडेड ही रहेगी, और मतलब बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द क्रॉप जो आप वहां पे लगा रहे हैं, तो आप सॉइल इरोजन के जो पॉसिबिलिटी थी उस एरिया में होने की, वो काफी हद तक क्या कर लोगे, रिड्यूस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर बह के चले जाती है, तो यानी कि अब वो सॉइल जो है उतनी फर्टाइल नहीं बची है, और उतनी फर्टाइल नहीं बची है तो कोई एग्रीकल्चर क्रॉप वहाँ पे इजीली ग्रो नहीं कर पाएगा, तो यू नीड टू फॉलो सम सॉइल कंजर्वेशन टैक्टिक्स एंड वाटरशेड मैनेज, वाटरशेड बना के, कैचमेंट एरियाज बना के अगर आप वाटर को वहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं तो दैट विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है water resources and irrigation management. Yeah, what are the different types and the sources of irrigation? Crop water requirement. देखो हर एक क्रॉप को वाटर चाहिए, एवरी क्रॉप नीड वाटर, और वाटर के साथ मिक्स्ड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर स्प्रे जब किया जाता है तो दैट इज नोन फर्टिगेशन, है ना, इरिगेशन पर फर्टिलाइजर, तो दैट विल गिव फर्टिगेशन। तो ये इरिगेशन प्रैक्टिसेस जब आप फॉलो करते हो इट विल डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप, है ना। जैसे कि सबसे इजीएस्ट एग्जांपल हम हमेशा देते हैं अबाउट द राइस, राइस को एज कंपेयर टू द अदर फील्ड क्रॉप लाइक वीट, मेज, बार्लिक, ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट रहता है, और इनिशियल स्टेजेस में तो हमें स्टेगनेंट वाटर कंडीशंस में रखना पड़ता है, बट अंडर सुपरविजन, ये जो भी फार्मर डील कर रहा है वो उसको सुपरवाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप पैडी कल्टीवेशन के लिए आपका लैंड एरिया सुटेबल है, तो इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक अबाउट द इरिगेशन, मीन ऑफ इरिगेशन ऑल्सो, ठीक है, और कौन सा इरिगेशन आपके स्पेसिफिक क्रॉप के लिए यूज करने वाले हैं, लाइक दे आर डिफरेंट काइंड, लाइक वी टॉक अबाउट द फ्लड इरिगेशन, वी स्प्रिंकलर इरिगेशन, वी टॉक अबाउट द ड्रिप इरिगेशन, तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ओके। तो द वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन मैनेजमेंट का है सेकेंड पार्ट, विल टॉक अबाउट द वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। जैसे अभी हमने सॉइल कंजर्वेशन को टेक्निक को फॉलो करने की जरूरत है, उसी तरह से हमें वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स पर भी वर्क करने की नीड है। व्हाई देयर इज अ नीड टू वर्क ऑन वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस? द रीजन बीइंग द वाटर दैट इज अवेलेबल इज, जो वाटर अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ वाटर फॉर अवर फील्ड क्रॉप्स, हमें वो थोड़ा मतलब वाटर क्वालिटी शुड बी इन सच ए मैनर कि वो आप इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज कर,
ठीक है, अब उसके अलावा द वाटर दैट यू आर सप्लाइंग, और जो आपकी फील्ड है, क्रॉप्स है, उसके बेसिस के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दैट इरिगेशन प्रैक्टिसेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज: माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस, माइनर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, मेजर इरिगेशन प्रैक्टिसेस एंड मीडियम इरिगेशन प्रैक्टिस। ठीक है, हम अलग अलग क्रॉप के हिसाब से अलग अलग तरह के इरिगेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि जब आप ऑन सेम पीस ऑफ, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, उस पर आप एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हो ऑन अ लार्ज स्केल, तो दैट विल कम अंडर प्लांटेशन। एक कॉफी प्लांटेशन की बात कर, टी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक क्रॉप को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कमर्शियली आप उसको, फिर जो भी आपको प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन करें, उससे आप अपनी इकोनॉमी, अपनी जो लाइफ, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, फिर इकोनॉमी अपनी इम्प्रूव करने के लिए, यू आर यूजिंग द आउटपुट जो भी आपको ऑब्टेन हो रहा है। हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, लाइक हम प्लांट्स की बात करेंगे, हम प्लांट्स में फ्रूट क्रॉप्स की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द वेजिटेबल्स, विल टॉक अबाउट द फ्लावर्स देयर। ठीक है, हम उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फैमिलीज जिनके अंदर हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर इंक्लूडेड, और क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हम फॉलो कर सकते हैं उनका ऑप्टिमम प्रोडक्शन अटेन करके। सो दैट थिंग विल बी कवर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। या नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक विल टॉक अबाउट फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज इट, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स हैं, जो भी हमारे, यू, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपने सीड्स बाय कर लिया है, आपने वाटर चैनल्स चेक कर, वाटर कैनाल्स हैं, वाटर चैनल्स अवेलेबल है कि नहीं वो चेक कर लिया है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर है कि वो नहीं चेक कर लिया है, फर्टिलाइजर्स आपके पास अवेलेबल है नहीं है वो आपने चेक कर लिया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर एडिक्वेट। सो इज इट पॉसिबल, क्या वो बिना ह्यूमन के इन्वॉल्व हुए, बिना एनिमल्स के, बिना मशीन्स के, बिना इलेक्ट्रिक पावर के, फिर टॉकिंग अबाउट द इंक्यूबेटर्स और जो आपके सीड जर्मिनेटर्स की भी बात करें, इज इट पॉसिबल कि आप अपने एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं? ठीक है, तो फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सीड्स को आप बाय करके आपको सीड सो करना है, सोइंग के लिए भी आपके पास डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, एक आप मैनुअली सो कर सकते हो, उसके अलावा दे आर सर्टेन टूल्स जिनका आप यूज करके सीड सो कर सकते हो, सीड डिबलर्स का यूज कर सकते हो। उसके अलावा सॉइल को मैनिपुलेट करने की जरूरत है, टिलेज ऑपरेशन जब हमने सॉइल में परफॉर्म करेंगे तो टिलेज ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वी हैव द टिलेज टूल्स। उसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर, लाइक मैंने बात करा, ह्यूमन पावर है, एनिमल पावर है, मैकेनिकल पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, सोर्सेज आपको फील्ड में इंस्टॉल करने हैं जिनको आप टाइमली बेसिस पे, जिनसे आप पावर्स को ऑब्टेन करेंगे अपने अलग अलग एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं, वेयर वी आर स्टोरिंग वाटर्स, और जिसको हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन हुए दैट शुड बी प्रोसेस्ड वेल। जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए, ऐसा तो कभी नहीं पॉसिबल होता ना कि वट एवर द प्रोडक्ट्स वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम आवर फील्ड एरिया तुरंत ही यूज कर, है ना, दैट हैव टू बी प्रोसेस्ड सो दैट उनका मॉइस्चर कंटेंट हम रिड्यूस करके उनके लाइफ स्पेन, शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर दें, इंक्रीज कर दें। दैट विल बी डिस्कस्ड। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, देखो, द क्रॉप दैट इज हार्वेस्टेड नाउ, ठीक है, गोडाउन्स तक उनको पहुंचाना, वेयर हाउस तक उनको पहुंचाना, so that you can store it, is it not is it possible to do by the individuals? No, for this you need labor, skilled or the unskilled labor. For this you need the means जो आपके ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलीज हैं, ठीक है, उन पे आप कैरी करके फिर उनको ट्रांसपोर्ट, whenever we have to store them, जहाँ पर भी, wherever we have to store them, वहाँ पे भी हमें कंडीशंस को चेक करना, is it suitable, क्या वो वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है, क्या हमने फील्ड क्रॉप जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज उन पे फॉलो करके उनको स्टोर करना चाह रहे हैं, क्या उनका मॉइस्चर कंटेंट एडिक्वेटली रिड्यूस हमने कर दिया है, क्या वो स्टोरेज एरिया इज फ्री फ्रॉम द
पेस्ट अटैक्स, rodents and other things, क्या वहाँ पे मॉइस्चर डैम्प प्लेसेस हैं and other things है, that should be supervised well. ठीक है, तो ये that thing will be covered under farm and agri engineering segment, post harvest management, supply chain management. Next is about the animal husbandry. This will talk about all the animals जिनको हम रेयर कर रहे हैं, जिनका हम कल्चर कर रहे हैं, जिनको हम मैनेज कर रहे हैं और उनका हम यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि दैट द एनिमल्स whom we are rearing, कि उनसे हमें मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन हो सके, तो वी हैव टू प्रोवाइड देम सुटेबल कंडीशंस। ठीक है, और कॉमन टर्म्स रिलेटेड क्या है, अलग अलग स्पीशीज के साथ लाइफ स्टॉक के यूटिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स, कैटल के ब्रीड्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलाइजेशन, आप उनको किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करें, फॉर द मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर द ड्रॉट, ताकि आप उनको एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करने वाले हैं या फिर उनको डेयरी इंडस्ट्री के लिए यूज करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीड्स हमें, फोडर्स हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, देखो जैसे हमें अपने डाइट के अंदर वी हैव टू इंक्लूड द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ताकि जो भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए है वो हमें टाइमली अवेलेबल रहे, और वी कैन टाइमली अवेलेबल, अगर हमें सभी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तभी तो हम फिजिकली अच्छे ग्रो करेंगे। तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, जब भी हम बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप के बारे में, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एनिमल्स के बारे में, तो भैया उनसे भी हमें, उनको भी हमें क्या करने की जरूरत है, वी नीड टू फीड देम प्रॉपरली। ठीक है, एट द टाइम सो दैट कि जो भी हमें उनसे प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट विल बी ऑफ क्वालिटी, का भी हेल्थ, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, पोल्ट्री एंड मिक्स्ड फार्मिंग। सो मिक्स्ड फार्मिंग इंक्लूड, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या चीजें हैं जो आपकी, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या चीजें हैं जो आपकी इंक्लूड की गई हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स को रेज कर रहे हैं, और साथ साथ में हम एनिमल हस्बेंड्री के जिस फैक्टर को कर रहे हैं कि एनिमल्स को रेज, ताकि हम उससे मिल्क ऑब्टेन कर सके, मीट ऑब्टेन कर सके, और हम बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर हम उनको रेज करें तो दैट विल कम अंडर मिक्स्ड फार्म। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की क्या होता है कि एनिमल्स को रेज करना फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क, मीट एंड एग, एज दैट विल कम अंडर डाइवर्सिफाइड फार्म। पोल्ट्री फार्मिंग में जो आपके एनिमल्स हैं, स्पेसिफिकली हैं हैंस हैं, चिकन्स हैं, उनको रेस करना, उनको मैनेज करना, ताकि आप उनसे एग्स और मीट ऑब्टेन कर सको, which are the good sources of proteins and the fat as well। ठीक है, लाइफ स्टॉक का नेचर क्या है पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वी हैव टू फॉलो, एंड आफ्टर दैट हमारा डिस्कशन रहेगा फिशरी साइंस। फिशरी साइंस में फिशेस से एसोसिएटेड आपका जो फिशेस हैं वो आपके फ्रेश वाटर बॉडीज में है या फिर आपके मेरीन वाटर बॉडीज में है, ऑन दैट बेसिस उनको क्लासिफाई करना। एक्वा कल्चर के बारे में विल टॉक अबाउट द कॉमन डिजीज विच आर एसोसिएटेड विद फिशेस, वो हम डिस्कस करेंगे। देयर आर सर्टेन कॉमन स्पीशीज ऑफ फिशेस दैट विल आल्सो बी कवर्ड। ठीक है, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, उसके बाद हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है अबाउट द फॉरेस्ट्री। So forestry is a very important subject here, and yeah, we are going to see whatever the portion we are discussing here, we are discussing all the things in a, I mean हमारा जो डिस्कशन चल रहा है हर एक पोर्शन को लेके वो चल रहा है, हम ब्रीफली कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एआरडी पोर्शन को कंप्लीट करना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख, हमें we don't need to do research on each and every subjects separately। तो इसलिए हम एक पोर्शन को बड़ा ही कंसाइज तरीके से कवर कर रहे हैं, सो दैट आपके एग्जाम के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, समझ में भी आ जाए चीजों को, और आपको ये मतलब बड़ा वास्ट सब्जेक्ट से जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्रीम क्रीम थिंग है, दैट आई थिंक आई एम प्रोवाइडिंग टू, राइट। इसमें हम फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे, लाइक फॉरेस्ट्री स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, सिल्वीकल्चर के क्या प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, फॉरेस्ट मैनिपुलेशन, लाइक द कैलकुलेशंस वी हैव टू डू, जब भी हम किसी फॉरेस्ट क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, वेयर फ्रॉम वेयर वी हैव टू ऑब्टेन द टिम्बर्स, और ये सब चीजें, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, लाइक वट एवर द प्रोडक्ट्स वी आर ऑब्टेनिंग,
What is the social forestry practices? What are the agroforestry practices? And what are the joint forest? So let me explain. Social forestry जहाँ ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं वो अपने नियर बाय जो लैंड एरियाज हैं वहां पर अगर कुछ ट्री एरियाज को यानी कि कम्युनिटी लैंड एरियाज पे अगर वो ट्री एरियाज को ग्रो कर रहे हैं दैट विल बी दैट विल बी फॉर ऑल द पीपल्स अराउंड इट तो दैट विल कम्स अंडर द सोशल प्रैक्टिसेस. Second, agroforestry. There are different types of agroforestry systems that are followed. एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम जो फॉलो होते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम यू आर working, you are growing agriculture crops, you are growing the tree species there, and you are working on the pastures there so that आपके animals को भी वहाँ से food and fodder obtain. That will comes under agroforestry. There are different types of agroforestry basis on agroforestry systems on different bases that will be covered. Joint forest management. So basically जो लोग जहाँ रहते हैं वो उस एरिया के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है, they are aware about. सिमिलरली मैं इस एग्जाम में इन सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हूँ, मेरा ग्रेजुएट है, मेरा मास्टर्स है, तो नो आई नो कि हाउ टू कवर दीज सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना होता है आई नो. तो उसी प्रकार से जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं दे नो कि इन फॉरेस्ट्री स्पीशीज को इनिशियल स्टेजेस में और आपके सेंसिटिव स्टेजेस में फाइनल हार्वेस्टिंग स्टेजेस में कैसे इनको डील करना है ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन हो सके. सो विद दैट थॉट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ कोलैब करके फॉरेस्ट एरियाज को मैनेज करने के लिए कुछ प्लान्स, ठीक है, कुछ प्लान्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं. तो ऑल दैट कम्स अंडर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है. उसके बाद हम इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट पॉलिसीज, इंडिया फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑल थिंग्स विल टॉक अबाउट देम. लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. तो करंट का जो 2023 का फॉरेस्ट रिपोर्ट है इज रिलीज इन 2024 दैट विल बी कवर्ड हियर. ये कवर किया जाएगा. और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के इम्पोर्टेंस और केवीके कृषि विज्ञान केंद्र का क्या रोल है दैट विल बी कवर्ड हियर. इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज पार्ट विल बी कवर्ड हियर. राइट, इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इको इन्वायरमेंट अराउंड अस जिसमें जिसमें आपके जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन विद द एबायोटिक फैक्टर्स और द फिजिकल. क्लाइमेट चेंज के बारे में विल डिस्कस के और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो डिफरेंट क्रॉप्स है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दैट विल बी कवर. और क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर. ग्लोबल एंड नेशनल इनिशिएटिव्स हम क्या ले सकते हैं चेंज से फाइट करने के लिए दैट विल बी कवर. ठीक है, तो ग्लोबली और नेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सो दैट जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं हम इनको टाइमली डील कर सके, इनको सॉल्व कर सके. उसके बाद हम एग्रीकल्चर फाइनेंस. देखो, फ्रॉम इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू वन थिंग कि जो आपके फार्मर्स हैं दे आर जिस हिसाब का अभी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वी आर ऑब्जर्विंग दैट ज्यादातर फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, और उनके पास इतना एनफ अमाउंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, हाई यील्डिंग सीड्स, वेराइटीज एंड अदर थिंग्स अवेलेबल नहीं है जिससे वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सके. तो फॉर दैट व्हाट दे नीड, उनको चाहिए लिक्विडिटी, उनको चाहिए मनी. ठीक है, तो एग्रीकल्चर फाइनेंसेस के बारे में दे शुड बी अवेयर ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को गुड वैल्यू पे सेल कर सके. सो एग्रीकल्चर फाइनेंसेस में कहाँ कहाँ से आपके फार्मर्स को मॉनिटरी हेल्प्स प्रोवाइड हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, तो दैट विल बी कवर्ड. सो दैट इज एनफ फॉर द एग्रीकल्चर पोर्शन. ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर पोर्शन के बारे में बातें. ठीक है, ये सब हमारा है एग्रीकल्चर पोर्शन के बारे में. इसके बाद ये हमारा जो रहेगा दैट विल बी, ये हमारा है रूरल डेवलपमेंट पार्ट जिसमें हम रूरल एरिया किसको कहते हैं, रूरल इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है, रूरल सेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है, बैकवर्डनेस क्यों है, रूरल एरियाज में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पहुंच है. ठीक है, और रूरल इकोनॉमी के सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रूरल वर्क फोर्स क्या है, वहाँ के जो इंडिविजुअल्स है व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग. और जो भी हमारे आर्टिसंस हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, आपके रूरल पीपल हैं, जो आपके स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो है, लेबरर क्लास है रूरल एरियाज में, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं.
तो दैट विल बी कवर्ड एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका सेटअप रहता है, कैसे उनके अंडर जो के अलग अलग प्रोसीजर्स और अलग अलग काम्स को अलाइन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ये जो सारा पोर्शन रहेगा, इसी के साथ साथ ऑन टाइमली बेसिस आई विल कवर द करंट अफेयर पोर्शन के साथ साथ हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपके फेज 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी कवर करते रहेंगे। एंड के लिए भी आपको मैं यहाँ पे 3 क्लासेस अलाइन कराऊंगी। एंड इसके साथ साथ आई विल प्रोवाइड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हर एक चैप्टर के साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस का भी डिस्कशन रहेंगे, सो दैट यू विल नॉट मिस अ सिंगल, कोई भी यहाँ पे मिस ना हो। ठीक है, सो दैट इज इनफ फॉर योर today's lecture. From tomorrow's lecture हमारा जो discussion start होगा that will be from the basics of agriculture. Basics of agriculture करेंगे, meaning of agriculture, different stages of agriculture and the types of ये क्या क्या तरह के agriculture have to follow. I mean हमारे country में तक हुए हैं और उनका क्या क्या objective रहा है. So that will be covered in this segment. Okay. So here I'm ending session for now. We'll meet you in the next session. Okay, bye bye. And whatever the doubts you will have in today's session, please ask your queries in the next class. अब regularly आप लोग की class होने वाली है at 12 p.m. So please be in the classes on time and do your preparations with us. Okay, bye bye. All the best.